इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक और वफाकी बजट पेश कर दिया है और अब इसके बाद सूबे अपना अपना बजट पेश करेंगे। इमरान खान साहब आज लाहौर थे, जहां ना सिर्फ उन्होंने बजट जो पंजाब हुकूमत अपना पेश करेगी उससे मुतल्लिक पंजाब हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना से मुतल्लिक भी जो पंजाब हुकूमत के इकदाम हैं अब तक और आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी उससे मुतल्लिक भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। बजट दरअसल एक ऐसा गोशवारा है जिसमें हुकूमत रियासत की आमदन और हुकूमत अपने अखराजात का तयन करके कौम के सामने रखती है। लेकिन कोई हुकूमत माजी करीब में अगर हम देखें तो वो अपने बजट के ज़रिए से को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकी। बजट के ज़रिए से यानी बजट पेश करके वो बहुत अवामी पजीराई हासिल नहीं कर सकी। माजी में तकरीबन तमाम हुकूमतें अगर हम 10, 15, 20 साल में देखें तो हर हुकूमत को बजट पेश करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा है और उस बजट को अवाम दुश्मन बजट कहा गया है। ये जो बजट इमरान खान साहब का दूसरा बजट, इसके बारे में माहिरीन क्या राय रखते हैं और इसके बाद अब इमरान खान साहब ने याद रहे 3 और बजट पेश करने हैं 2021, 22 और 23। तो अब 2 बजट वो पेश कर चुके हैं, 3 बजट उन्होंने और पेश करने हैं और आप समझ लें कि 3 और ऐसे खेल हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अपना लोहा मनवाना है। तो अब ये जो बजट है ये कहां खड़ा है इस वक्त इमरान खान साहब की शोहरत को लेके और उनकी हुकूमत की पॉपुलैरिटी को लेके। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, उनके इंतहाई मोतबर सीनियर माहिर मईशत हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। और नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और नज़ीर लगारी साहब से मैं आगाज़ करता हूँ। बजट का एक तो मुआशी पहलू है और एक बजट का सियासी और अवामी पहलू है। तो जो सियासी और अवामी पहलू है उस पर ज़रा लगारी साहब से बात करते हैं। लगारी साहब, सर कुछ समझ आया बजट आपको? अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बजट डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालते हैं और फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इस पर क्या होगा। इसलिए कि पहले तो होता था ऐसा कि बजट जो है वो खसारे के बजट पेश किए जाते रहे। हमारी हालिया यादाश्त जो है पिछले 10-15 साल की, जैसे आपने बताया, ऐसा होता था कि खसारे के बजट पेश होते थे, लेकिन एस्टिमेट्स लगाने में इतना और एम्बिशियस होकर एस्टिमेट नहीं लगाए जाते थे जितना यहाँ लगाए गए हैं। जो उन्होंने पिछली दफ़ा टारगेट्स मुकर्रर किए थे वो अचीव नहीं हुए, बल्कि बुरी तरह फेलवर हुआ और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इस मरतबा भी जो एस्टिमेट्स लगाए गए हैं वो ऐसे तवक्कुआत के साथ हैं, ऐसी तवक्कुआत कि जिनका खला में, फिजा में, ज़मीन पर कहीं भी उनके पूरे होने की तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने बताया था कि जनाब इन्होंने कहा कि हम रिमिटेंसेस को हम 21 अरब डॉलर तक या उससे कुछ ऊपर तक ले जाएंगे। हमें तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे हैं। रिमिटेंसेस कैसे आएंगी? सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में और इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में, खुद अमेरिका में, कनाडा में जो लोग रिमिटेंसेस आपको भेजते थे वो तो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। और सऊदी अरब में और यूएई से रोजाना कॉल्स आती हैं, रोजाना बात करते हैं लोग कहते हैं कि जनाब हम बहुत बुरी हालत में हैं, हम 3-3 महीने से किराया नहीं दे सके हैं, हम यहाँ आ नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो एयर फेयर था वो तकरीबन उस वक्त 800 रियाल होता था, अब 2200 रियाल हो गया है। लोगों की ये हालत है कि वो आपको 1 रुपया 1 रियाल भेजने की पोजीशन में नहीं है और आप उनसे 21 अरब डॉलर की तवक्को लगाए बैठे हैं, ये जाने बगैर कि ये कोरोना कब तक रहेगा। और क्या आपकी तरह सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरोना के लॉकडाउन को ओनरशिप नहीं देंगे, या आपकी तरह इसी तरह बढ़ने देंगे कि जनाब कोरोना जो कुछ करता है करे, हमने तो मईशत को संभालना है, फिर ना आपसे मईशत संभलेंगी, ना अमवात संभलेंगी, ना कोरोना के केसेस संभलेंगे, कोई चीज आपके हाथ में हाथ बाग पर है न बाहे रकाब में। ये सूरत हाल है हमारी सियासी हिकमत अमली की। तो हम तो इस तरह से कर रहे हैं। हमारे इनको अगर पॉपुलरिटी भी कोई चाहिए थी, उसके लिए भी कुछ सेंस होती है, कुछ चीज होती है, लोगों को कोई चीज देते हैं आप, वो नहीं दी है। और जो मेन फैक्टर हैं आपके एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जो है, इनको बुरी तरह से नजरअंदाज किया है।
और फिर आपने बताया ही नहीं है कि जनाब जिन करोड़ीज को नवाजा गया है पिछले 2-3 सालों में, या उससे और भी बढ़ा लें, कुछ और सालों में लोगों को नवाजा गया, वो पाकिस्तान की मैशत के लिए मुफीद था या ज़रार रसा था? आपने लोगों को सब्सिडी दी और उन लोगों ने कितनी एक्सपोर्ट्स की हैं। फिर यहाँ ग्राउंड पर आपके अपने मुल्क के अंदर कितनी बड़ी महंगाई आई, और अब जो है आप सुन रहे हैं, आपको खुद मालूम हो रहा है, दुकानदार कह रहे हैं कि भाई हम 70 रुपए शुगर नहीं बेचेंगे। शुगर की प्राइसेस जो है वो 90 और 80 और 85 और 90 के दरमियान चल रही हैं। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है, यहाँ पर भी कमाई, और उसके बाद सब्सिडीज भी आपने इनको दी हैं। यही आटा क्राइसिस हुआ, यही टमाटर क्राइसिस हुआ, यही सब्जियों का क्राइसिस हुआ। वो जो गरवार है वो तो कह रहा है यार मुझसे तो 1 रुपए किलो के हिसाब से ये लेकर गए हैं, अपना आलू लेकर गए हैं, 2 रुपए के हिसाब से टमाटर लेकर गए हैं, और इस तरह से जो है बाकी सब्जियां मुझसे लेकर गए हैं। और जब वो मार्केट में पहुंचती हैं तो लोगों के हाथ में नहीं आती हैं। लोग जो है उनकी कीमतों के बारे में सोचते रहते हैं कि कितने की 50 रुपए किलो जो है यहाँ पर फेयर लिस्ट हमें मिलती है जहां हम रहते हैं, तो 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 50 रुपए किलो जो है वो प्याज बिक रहा है। तो ये कहां जा रहा है पैसा, किस मद में जा रहा है? हुकूमत ने कभी इस बात की ना तो तफ्तीश की, ना जानने की जरूरत महसूस की। बहरहाल ये इसको अगर अवाम को जब कहा जाएगा तो अफसोस ज्यादती होगी। अच्छा, अब चूंकि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया वोट हासिल करने के लिए वो साबका हुकूमतों के कर्ज लेने से मुताल्लिक था, यानी साबका हुकूमतों ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया, 6000 अरब से कर्जा इमरान खान साहब के बकौल वो 30,000 अरब तक पहुंचा दिया। और उनका यह दावा था कि वो ना सिर्फ इस कर्जा जो है जो माजी में लिया गया उसको उतारेंगे, बल्कि मैशत को इस्तेहकाम भी देंगे। तो इमरान खान साहब ने मई 2019 में एक दावा किया था, वो दावा मैं चाहूंगा जरा आपको सुनवाएं, फिर उस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। हमें जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब था। 60 सालों का पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 10 सालों में इन दोनों जमातों ने 6,000 से 30,000 पे लेके गए। और इंशाल्लाह अगर हम जब हमारी टर्म खत्म होती है तो हम 30,000 से अगर 20,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा कर देते हैं तो इससे कामयाब हुकूमत आई नहीं होगी पाकिस्तान की तारीख से। राइट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत अच्छी ख्वाहिश है और हम सब दुआ गो हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 30,000 सारा खत्म ना कर सके, तो अगर हम 20,000 भी कर दें तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फैक्ट्स तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने उतना कर्जा 2 साल में ले लिया जितना शायद पीएमएलएन ने 5 साल में लिया। तो इन्होंने 30,000 को 20,000 पे क्या लाना था? ये तो 30,000 को भी शायद 35-40 पे लेकर चले गए होंगे। जी आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि समझता हूँ कि उसमें किसी को घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इस बजट के अंदर सिर्फ एक हकीकत है और बाकी सारे अफसाने हैं। तो अफसानों से डरना नहीं है, ये बिल्कुल आम आदमी के हवाले से इररेलेवेंट बजट है, ज़मीनी हकीकत के हवाले से इररेलेवेंट बजट है। इसका ना तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ना ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये 1-2 दिन में हम सब लोग भूल जाएंगे कि बात शुरू हो जाएगी। इसमें हकीकत जो मैंने कहा कि एक हकीकत है, वो हकीकत ये ज़रूर है कि करंट अकाउंट का खसारा जो पीएमएलएन छोड़ के गई थी वो 20 अरब डॉलर का था, और पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 20-22 महीनों में उसको 3 अरब पे ले आए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा आमिर साहब, इसके अलावा आप सारा बजट छान के देख लीजिए, कोई एक फिगर भी हकीकत के नज़दीक नहीं है, सब अफसाने हैं। आपने कर्जा जात का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक, 6,000 अरब का कर्जा 60 सालों में, और ये फिर पीएमएलएन 30,000 अरब पे ले गई, और ये पिछले 23 महीनों में इसमें तकरीबन 13,000 अरब का इजाफा हुआ है, सिर्फ 22-23 महीनों में। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि औसतन रोजाना की बुनियाद पे पार्टी 5 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया करती थी। उस वक्त भी हम रोते थे कि बहुत ज्यादा है। फिर पीएमएलएन आ गई, वो 8 अरब रुपए रोजाना का कर्जा लिया करती थी, और पिछले 23 महीनों का रिकॉर्ड है 18 अरब रुपया और रोजाना का। तो पिछले 70 साल के माशी रिकॉर्ड कर्जा जात के हवाले से टूट चुके हैं। हमें सिर्फ 30,000 अरब तक बताया गया है, हमाद अजहर साहब ने जिक्र किया। अगला
13,000 जो है उसका जिक्र नहीं था। हाँ। फिर एक और अफसाना सुन लीजिए, हमें बताया गया कि बजटरी खसारा इनका था वो बड़ा बुरा खसारा था और उसकी वजह से पीटीआई को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो खसारा था 2,300 अरब का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमाद अज़हर साहब की स्पीच में उन्होंने तकरीर में खुद से कहा। और उसके एग्जैक्टली 6 मिनट के बाद हमाद अज़हर साहब ने फरमाया कि इस साल का बजटरी खसारा 3,437 होगा। सही, 3,437। तो अगर 2,300 बुरा था तो आप सोच लीजिए 3,437 का क्या हाल होगा। सही है। फिर सर्कुलर डेट का मुझे याद है अगस्त 2018 में पावर डिवीजन वालों ने हमें ब्रीफिंग दी कि सर्कुलर डेट 1200 अरब का छोड़ के जा रही है पीएमएलएन। ये हमाद अज़हर साहब ने भी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले 22 महीनों में ये 1200 अरब से 2000 अरब पे पहुंच चुका है। यानी 800 अरब रुपया इजाफी पिछले 22-23 महीनों में आया। अब बाकी वो एक अफसाना और है कि हमारा रेवेन्यू का टारगेट जो है, जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, वो 4,900 का होगा। भैया 3,900 हमने इकट्ठा किया है, हमें हुकूमत खुद बता रही है। आप खुद से कह रहे हैं कि मईशत की ग्रोथ जो है वो 2.1 पे होगी। ये मैंने नहीं कहा, ये तकरीर में कहा गया। हुकूमत कह रही है कि 2.1% की रफ्तार से हमारी मईशत ग्रो करेगी, लेकिन हमारे टैक्स रेवेन्यू 25% बढ़ जाएंगे। इसको कहीं काला जादू चाहिए होगा। सही। काले जादू के बगैर अगर मईशत आपकी 2.1% बढ़ रही तो आपके टैक्स की रेवेन्यू 25% नहीं बढ़ सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।